बैक क्लास। हमने जो भी अभी तक बात की वो हमने जनरल बात की कि किन चीज़ों पर जो है जो फिलबॉटमी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने स्पेशल याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। बायोएथिक्स, प्री एनालिटिकल एरर्स को मिनिमाइज़ करें, ज़ीरो करें। उसके बाद हाइजेनिक कंडीशंस क्या हैं, पेशेंट की एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ब्लड कलेक्शन। ठीक है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ब्लड कलेक्शन, किस साइट से आपने ब्लड कलेक्ट करना है। लेकिन उससे भी पहले आपको मैं वॉयल्स के बारे में कुछ बताता चलूँ। हमारे पास ना ब्लड कलेक्टिंग वॉयल्स होती हैं जिनके अंदर हम जो है ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है फिर हम प्रोसेस करते हैं। तो वो जो ब्लड कलेक्शन वॉयल होती हैं वो कैसी होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, जो ये वायल्स आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें ना ये है, इनको कहा जाता है ब्लड कलेक्शन वायल्स। हम ब्लड को सिरिंज से कलेक्ट करें या डायरेक्टली किसी एक जो एक न्यू मेथड है जिसमें सिरिंज की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली जो है ब्लड कलेक्शन वायल में कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जैसा भी है हमें उसके लिए सबसे पहले और बाद में किस में किया जाए ये बात को याद रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए पहली बात, हमारे पास जो ये पर्पल जो सेंटर में है एक वायल आपको नज़र आ रही पर्पल कलर में, ये जो पर्पल कलर वायल है ये कॉमनली यूज होती है ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिए, और इसके अंदर एंटी कोगुलेंट है ईडीटी ब्लड, तो ब्लड कोगुलेट नहीं करता। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास रेड वायल है। इसके अंदर एंटी कोगुलेंट नहीं होता। इसमें एंटी कोगुलेंट होता है पर्पल में, रेड में एंटी कोगुलेंट नहीं होता। तो इसमें से हम वो टेस्ट करते हैं जिसमें हमें क्लोटेड ब्लड चाहिए, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ सीरम चाहिए, ब्लड क्लॉट हो जाए लेकिन हम उसे सीरम सेपरेट कर लेते हैं। तो रेड वायल में ज़्यादातर ऐसा एनालिसिस किया जाता है, तो उसके लिए कॉमनली यूज होती है। एंड थर्ड वन इज ब्लू कैप। जो ये ब्लू कैप वायल है ये यूज होती है हमारी कोगुलेशन कैस्केड की टेस्टिंग। आपने पढ़े थे ना पैथोलॉजी में, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बो प्लास्टिन टाइम, तो ये सारे जो हैं इस ब्लू वायल में से यूज होते हैं। तो पर्पल कैप, रेड कैप और ब्लू कैप ये यूनिवर्सली वायल्स ऐसी होती हैं, पूरी दुनिया में यही सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी और डिटेल या लेस कॉमनली जो यूज होने वाली हैं उनमें एक चीज़ अच्छा, इनके बाद फोर्थ नंबर पे ये ग्लूकोज वाली यूज होती है। हम वी कैन परफॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम रेड वाइल आल्सो, बट अगर हमें सिर्फ ग्लूकोज एनालिसिस करना है, सिर्फ ग्लूकोज और के टेस्ट नहीं है, तो हम रिकमेंड करते हैं ये वाली। इसमें ग्लूकोज ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व रहता है, ठीक है। फोर्थ वन जो है हमारे पास ग्रे कैप, इसको हम ग्रे कैप कहते हैं। एंड ये कॉमनली यूज होने वाली हैं फर्स्ट फिर सीबीसी, देन रेड एंड ब्लू। उसके बाद ये ग्लूकोज एनालिसिस के लिए इसमें भी एंटी कोगुलेंट होता है सोडियम फ्लोराइड, लेकिन हम जब एंटी कोगुलेंट का टॉपिक है तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ये भी जो येलो कैप है ये भी रेड की तरह ही काम करती है, लेकिन इसके अंदर ना क्लोट को फॉर्मेशन करवाने के लिए, क्लोट फॉर्मेशन करवाने के लिए स्पेशल जेल होती है। रेड में ऑटोमेटिकली क्लोट बन जाता है क्योंकि वो एंटी कोगुलेंट नहीं होता, लेकिन येलो कैप के अंदर एक जेल यूज होती है जो कि क्लोट फॉर्मेशन को इन्हांस करती है, तो हमें सीरम सेपरेट जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो रेड और येलो कैप जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही यूज होती है, एक दूसरे के साथ यूज होती है, ठीक है। तो ये ब्लड कलेक्शन वायर्स है, मेरा ख्याल है आपको अंदाजा हो चुका है। बाकी जब साथ पढ़ेंगे तब आपको, ग्रीन हेपरिन वाली होती है और जो ब्लैक है वो
ESR के लिए यूज होती है। जो ग्लूकोज एंटीकोगुलेंट है वो होता है सोडियम फ्लोराइड। एक क्वेश्चन है मेरे पास, किसी ने किया, तो सोडियम क्लोराइड में लिख भी देता हूँ। सोडियम जो हमारा सोडियम है और NaF इसका फॉर्मूला जो अभी मैं आपको लिखकर सेंड किया है, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट यूज होता है। इसके अलावा ये ना सारी बातें हम कोगुलेंट वाले टॉपिक में करेंगे। CBC में कौन सा ADT है, उसके बाद जो है ये सारी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन आगे चलते हैं। ये वायर्स दिखाने का, इसके अलावा ब्लड कल्चर की एक छोटी बोतल होती है, उसमें 5 ml ब्लड ऐड होता है, उसमें ऑलरेडी एक ब्रोथ होती है, ठीक है। ये कलेक्टिंग वायर्स और साथ में ब्लड कल्चर की कलेक्टिंग, अगर आपने ब्लड कल्चर के लिए माइक्रो के लिए सैंपल लेना है तो वो उसमें कलेक्ट किया जाता है, वो इनमें कलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब अगर एक पेशेंट है, एक पेशेंट कहता है कि मुझे सारे टेस्ट करवाने हैं ये वाले, जिसमें आपने देखा कि आपको CBC में पर्पल वायल में भी ब्लड चाहिए, रेड में भी चाहिए, ब्लू में भी चाहिए है, आपको ब्लड कल्चर की बोतल में भी ब्लड चाहिए है, लेकिन आप पेशेंट का ब्लड बार बार हर एक के लिए नहीं कलेक्ट करेंगे कि अच्छा जी 5 वायल हैं तो आप पेशेंट को 5 ब्रेक करें, ये नहीं है तरीका। आप क्या करेंगे, यू विल कलेक्ट ब्लड इन 1 टन, आप एक ही बारी में उसको कलेक्ट करेंगे, और फिर ब्लड को हम ऐड इन वायल्स में किस सीक्वेंस में ऐड करेंगे, सीक्वेंस मैटर करता है, ठीक है। तो अब सीक्वेंस क्या है, हम उस पर चलते हैं। सबसे पहले जब आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, ब्लड कलेक्ट करने के बाद आपने पेशेंट देखा, ऐसा पेशेंट था जिसके ऊपर ये ब्लड को आपने ऐड करना था इन वॉयल्स में, लेकिन उसके सारे टेस्ट थे कि CBC, तो आपने ज़्यादा ब्लड ऐड कलेक्ट किया पहली बात। उसके बाद आपने क्या किया, सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस कैसे है, सबसे पहले आपने सिरिंज में जो ब्लड होगा, आपने सबसे पहले उसको ब्लड कल्चर की बोतल में डालना है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ताकि अगर आप किसी और में डालें तो कोई कंटेमिनेशन वगैरह ना आ जाए, सरफेस कंटेमिनेशन। तो ब्लड कल्चर ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, तो ब्लड कल्चर की ट्यूब में सबसे पहले आप ब्लड डालेंगे, जितना रिकमेंडेड उसके ऊपर ट्यूब के ऊपर लिखा होगा, उस वायल के ऊपर। सो ब्लड कल्चर बोतल जो होगी उसके ऊपर लिखा होता है, यूजली हमारे 3 to 5 ml या 5 to 10 ml भी चाहिए होता है, तो उसके ऊपर मेंशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ आप पहली सिरिंज जो आपने ब्लड कलेक्ट किया है, सबसे पहले आप ब्लड को ऐड करेंगे ब्लड कल्चर बोतल में, पहला। देन आप सोडियम सिट्रेट ट्यूब में, सोडियम सिट्रेट कौन से थे, सोडियम सिट्रेट हमारे पास ब्लू कैप थी, सर ठीक है। हाँ जी। सर जब हम ब्लड कल्चर कराते हैं तो पहले तो वो ट्यूब में डालते हैं, वायल में डालते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद वो एक डब्बे में भी डालते हैं, तो वो क्या होती है? डब्बी में डालते हैं। एक उसमें फ्लूइड भी होता है, तो वो कहते हैं कि इसमें ब्लड कल्चर की ब्लड जो है वो इसमें जी, डलेगा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग वो सिरिंज से लेते हैं, सिरिंज से लेने के बाद वो जिस बॉटल में डालते हैं ना, उसमें ऑलरेडी एक फ्लूइड नज़र आ रहा होता है, वो येलो कलर का काफ़ी फ्लूइड होता है, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो वो उसमें इसीलिए डालते हैं क्योंकि उसमें मीडिया न्यूट्रिएंट होते हैं बैक्टीरिया के लिए, कि अगर ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया है तो वो उस न्यूट्रिएंट, ब्लड को उस न्यूट्रिएंट के मिक्स किया जाता है, कि वो हमने चूंकि कल्चर को उसमें से आइसोलेट करना है ना बैक्टीरिया, देन हमें चाहिए कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मिले, वो सरवाइव करता रहे, तो हम उस बोतल में फिर ऐड करते हैं, और वो होती है कल्चर बोतल, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ वो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ये देखें, आपके सामने ना एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये अब बैकटेक की है, मतलब ये स्पेशल। अब ये देखें, ये दोनों ना कल्चर बोटल्स हैं। आप जो ऊपर ढक्कन है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रबर होता है, जिस तरह बाकी कलेक्शन वायर्स में है ना, आप ढक्कन उतारते नहीं हैं, आप कैप रिमूव नहीं करते, आप उसमें से रबर में से सिरिंज को जस्ट जो है इनोकुलेट करते हैं, सिरिंज को जो है एंटर करते हैं, और इस जो आपको येलो मीडिया नज़र आ रहा है, लिक्विड, ठीक है, ये दोनों ब्लड कल्चर बॉटल है, तो इसके अंदर मिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले आपने, अच्छा ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया, इस ये बैक्टीरिया के लिए फूड है, उनकी सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो बैक्टीरिया अगर ब्लड में होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर ग्रो करता है, तो जब ग्रो करता है उसके बाद फिर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब उनकी सर्वाइवल भी ज़रूरी है ना, अगर बैक्टीरिया इस बोतल में डेड हो गया तो हमारे किसी काम के नहीं। तो बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करता रहता है, और हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ब्लड में कोई बैक्टीरिया था, तभी जो है वो हमारे ब्लड कल्चर में आया,
सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने ब्लड को किस में डालना है, आपने ब्लड को ऐड करना है इन कल्चर बोतल, ब्लड कल्चर बोतल। देन आपने उसी पेशेंट के ब्लड को सोडियम सिट्रेट वायल, जो कि क्या थी आपको पर्पल सॉरी ब्लू कलर में नज़र आ रही थी। अगर मैं दोबारा शेयर करूँ इसको तो जो कि हमारे पास ब्लू कलर में थी, ये सेकंड वन ब्लू कलर वायल, ये है सोडियम सिट्रेट की वायल। सो इसमें ऐड करेंगे। देन हम जो है फिर हम मूव करेंगे किसकी तरफ, हम जाएंगे उसके बाद सोडियम सिट्रेट के बाद सीरम या जेल ट्यूब, हमारे पास जो रेड और जो येलो कलर की थी जिसमें हमें क्लॉट चाहिए, हम उसमें ऐड करेंगे। देन हेपरिन में अगर आप देखें तो मैंने आपको एक ग्रीन कलर की बोतल दिखाई है कि अगर आपको टेस्टिंग की ज़रूरत है फॉर हेपर कि जिसमें हेपरिन हो, तो ये ग्रीन कलर की बोतल में ऐड करेंगे, ग्रीन ग्रीन कैप बोतल में ब्लड ऐड करेंगे। ठीक है। अगर इसमें फिर उसके बाद हम जाएंगे ईडीटीए में, ईडीटीए और फ्लोराइड ट्यूब। ठीक है। ईडीटीए और फ्लोराइड ट्यूब वही, यानी कि ये जो हमारे पास ये पर्पल कलर में है, और जो हमारे पास ये पर्पल कलर के बाद ये जो ग्रे कलर में सोडियम सॉरी ग्लू सोडियम फ्लोराइड वाली। ओके। सो ये दोनों में हम लास्ट पे ऐड करेंगे। तो सीक्वेंस लाजमी याद रखिएगा। ब्लड अगर ये किस सीन किस स्टेज पर आपको करना है कि अगर एक पेशेंट के आपको सारे टेस्ट करने हैं और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉयल्स यूज़ करनी है, सबसे पहले ब्लड कल्चर यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर आप यूज़ करेंगे सोडियम वायल, सोडियम सिट्रेट वायल, और उसके बाद फिर आप यूज़ करेंगे हमारे पास जो क्लोटेड वायल्स थी जेलो, यानी कि रेड और येलो वाली। ठीक है। उसके बाद फिर हम किसकी तरफ आएंगे, हेपरिन की तरफ आएंगे। हेपरिन के बाद हम जो है सीबीसी और फिर ग्लूकोज की तरफ आएंगे। तो ये सीक्वेंस लाजमी याद रखिएगा। ये सीक्वेंस क्यों बनाया गया, ये बहुत सारी चीज़ों को ईजी करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगर आप ईडीटीएफ में पहले ऐड करते हैं और आपकी सिरिंज के साथ कोई एंटीकोगुलेंट ऐड हो जाता है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उसी ब्लड को उसी सिरिंज को रेड वायल में ऐड करें तो कोगुलेशन प्रॉपर ना हो। ठीक है। तो हमें इस लिहाज से डिवीजन दी गई है, ये बात याद रखनी है आपने। तो ये सीक्वेंस में आपने ब्लड ऐड, आपने ब्लड ड्रॉ कर लिया पेशेंट का, उसको ऐड भी कर दिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर वेनी पंक्चर। पहला क्वेश्चन कि सर हम वेन कौन सी लेंगे, हमारी ब्लड में वेन सी वेन है, तो सर कौन सी वेन को सिलेक्ट किया जाएगा। ओके। सो हेयर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए है वो है वेन सिलेक्शन। ये देखिए हमारे पास जो है ये है हमारे पास आर्म्स की। सबसे पहले आप के लिए सर रिकमेंड जी, सर ये ऑर्डर दोबारा बता दें जो आप अभी बता रहे थे। वो मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, डोंट वरी। वो ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ है उसी तरह करना है। ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, जब ये मैं स्लाइड दोबारा दिखाता हूँ ना तब उसमें नोट कर लीजिएगा, डोंट वरी। ठीक है। तो ओके अ, ओके। इसमें देखिए ये हमारे पास आर्म है। आपने यहाँ से आपको जो ब्लू कलर में नजर आ रही है ये सारी की सारी जो है वेन्स हैं। ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, वेन्स हैं। अब जो ब्लू कलर की जो वेन्स है आपने इनमें से वेनी पंक्चर, जो वेन्स में से ब्लड ड्रॉ करना है वो यहाँ से करना है, इन वेन्स में से करना है। सो विच वन इज विच वेन इज रिकमेंडेड, कौन सी वेन है जो कि पहले रिकमेंडेड है और कहाँ से फिर बाद में लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी है। फर्स्ट वन इज मीडियल क्यूबाइटल वेन। ये अगर आप अपने हाथ की वेन्स देखेंगे तो मीडियल क्यूबाइटल वेन जो वो पहली वेन है जो रिकमेंड की जाती है टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम इट। ओके। सो इफ एनीवन वांट टू टेक ब्लड देन आपने मीडियल क्यूबाइटल वेन से लेना है। अगर वो बहुत अच्छी प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा अपीयर हो रही है, तो आपके लिए बहुत जो है वो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि वहाँ पर पेन भी कम है, तो वहाँ वो इजीली अपीयर हो जाती है, और शॉर्ट वेन है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेन नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई डैमेज है तो वो ज़्यादा वेन को डैमेज नहीं करेगा। तो मीडियन क्यूबाइटल वेन जो है आप इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। मीडियन क्यूबाइटल वेन के बाद किससे लिया जा सकता है, मीडियन क्यूबाइटल वेन्स के बाद यू कैन गो फॉर जो है हमारे पास आती है एक और वेन जिसको हम कहते हैं सिफेलिक वेन, जो आपको नज़र आ रही है, ये देखिए आपके पास सिफेलिक वेन, इसमें से भी ले सकते हैं। देन यू विल सिफेलिक के बाद जो है आप बेसिलिक वेन से भी ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं वेन्स हैं जहाँ से आपको प्रेफर किया जाता है कि यहाँ से ब्लड लें। ओके। सो केयरफुली लें, आपको जब वेन प्रोमिनेंट हो तब लें। इसके अलावा जो भी नाम है
एक इसके बाद आ जाती है इसी क्यूबाइटल वेन के बाद एंटियो क्यूबाइटल वेन। इसी के नीचे ना, इसी के साइड पर एक वेन है जिसको हम कहते हैं वो एंटियो क्यूबाइटल वेन है, वो वहां से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेनिपंक्चर के बारे में मोस्ट फ्रीक्वेंट परफॉर्म प्रोसीजर है इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड सर। फिल्म। हाँ जी। सर मेरा भी सर एक वो तो क्वेश्चन है। एक सर वो जो एक थंब वाली साइड से, मतलब जब ऊपर से हमें मीडियम फर्टिल वेन नहीं मिलती होती, वो थंब वाली साइड से हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, किस वहां से साइड मतलब से? हमने सर थंब, ये जो थंब के पीछे, मतलब एंकल पे, थंब के बिल्कुल पीछे जो जॉइंट के ऊपर लगती है। जॉइंट के ऊपर? नहीं, आप आर्म की बैक साइड से तो कहीं भी पेन नहीं अपीयर होती, वहां से नहीं ले नहीं सर, सकते। आर्म की बैक साइड से नहीं, बैक साइड से नहीं वो जो सर, जो आप वो कह रही है ना, वो सिफेली की है, समझ आई बात की? वो स्फेलिक और बेसिक में से, स्फेलिक और जो बेसिलिक वेन है ना, वो साइड्स पर ही हुई होती है, ठीक है, वो साइड से जा रही होती है, ठीक है। वहां से हम उसको ले लेते हैं। लेकिन बेबीज में और एजिड लोगों में आर्म से वेन्स को आइडेंटिफाई करना इज डिफिकल्ट। तो उसके लिए हम फिर हाथ से भी, जो हमारे जो हैंड हाथ होते हैं यहाँ पर अच्छी अपीयर होती है वेन्स, तो हम वहाँ से भी लेते हैं। तो जो आप कह रही है ना कि जो थंब के ऊपर है हम वहाँ से, जी वो अगर थंब से आप सीधा ऊपर जाएं, उसकी ही स्ट्रेट जो ऊपर जाएं, तो वहाँ पर आपको सिफेलिक और बेसिक जो है वो दोनों साइड्स पर होती है, समझ गए? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबाइटल। क्यूबाइटल फोसा के अंदर अगर हमें मिल जाती है क्यूबाइटल वेन तो बड़ी अच्छी बात है। देन हम अगर वो नहीं तो सिफेलिक और बेसिक देखते हैं, ठीक है, बेसिलिक देखते हैं। और दोनों जो है ना, सिफेलिक और बेसिक, वो सेंटर में नहीं होती, वो थोड़ी साइड्स पर होती है। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो असल में वही दो वेन्स हैं, ठीक है। अच्छा, ओके सर। कॉमन वे है, कॉमन प्रोसीजर है वेनिपंक्चर। पहली बात है, ब्लड डोनेशन में भी वेन्स से ही ब्लड लिया जाता है, ड्रॉ भी, सॉरी, उसके बाद जो है ट्रांसफ्यूज भी उन्हीं में किया जाता है। तो आपको जो है कुछ स्टेप्स हैं वेनिपंक्चर में जो आपको याद रखने जरूरी है। फर्स्ट स्टेप इज द पर्सन हु कलेक्ट्स ब्लड मस्ट हैव एक्सपीरियंस एंड पेशेंस टू अवॉइड कॉजिंग डिसकम्फर्ट टू द पेशेंट, ठीक है। पहली बात, आपका जो स्टाफ है जो फिलबॉटमिस्ट शुड बी एक्सपीरियंस्ड, उसे पता हो, उसे सारा नॉलेज हो अबाउट वेन्स, किस वेन्स को हमने प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अडल्ट, अकॉर्डिंग टू एजड पर्सन, और अकॉर्डिंग टू जो है हमारे जो बेबीज हैं उस लिहाज से भी, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरी बात, वो जो है प्रोफेशनल्स होने चाहिए, बिकॉज अगर पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ ब्लड, इट विल बी नॉट गुड फॉर पेशेंट एज वेल, और आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि ये वो पहला स्टेप होगा जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप कितना प्रोफेशनलिज्म है। तो उसके बाद जो है फिर हम मूव करेंगे सेकंड, बिफोर परफॉर्मिंग वेनिपंक्चर ब्लड सैंपल ट्यूब मस्ट बी रेडी एंड लेबल्ड। आपके सामने पेशेंट बैठा है, सबसे पहले पेशेंट्स का जो बायोडाटा है आपने उसको ऐड करना है ऑन ब्लड वेसल्स ट्यूब। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, इन लिस्ट किए टेस्ट को, टेस्ट इन लिस्ट करने के बाद आपने देखा कि ये वाले टेस्ट किसकी फाइल में होंगे, आपने उन सब वाइल्स को लेवल कर लिया, ओके। आपने फिर उसी सीक्वेंस में अरेंज भी कर लिया अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो आपने फिर ये सारे काम जो हैं आपने टॉर्निकेट भी बांधने से पहले करने हैं, ठीक है। आपने टॉर्निकेट ऐड किया, बस पेशेंट आपके सामने है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करके सीक्वेंस में जो है ना लेबल कर लिया सबके ऊपर पेशेंट का। तो इस तरह जब आप लेबल कर लेते हैं तो इस तरह एरर कम हो जाता है। ब्लड इज कलेक्टेड बाय दिस टेक्निक यूजुअली फ्रॉम एंटीक्यूबाइटल वेन बट कैन आल्सो बी कलेक्टेड फ्रॉम द वेन्स ऑफ हैंड्स, ठीक है। जो हमारे पास, मैंने बताया ना कि ये जो हमारे पास क्यूबाइटल फोसा था, यहाँ पर जो वेन्स हैं यानी स्फेलिक, बेसिलिक और क्यूबाइटल वेन थी, इनमें से आप कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर जो है वहाँ पर आपको वेन्स तीनों ही प्रोमिनेंट नहीं मिलती, देन आप हाथ से भी, हैंड से भी, जो आपकी वेन्स ऑफ हैंड्स हैं वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, द पेशेंट इज प्लेस्ड इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। सबसे पहले ये नहीं कि पेशेंट को खड़ा जो है खड़ा रख के आप उसके सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेशेंट को पहले कंफर्टेबल पोजीशन पर रखेंगे, ठीक है, और ताकि वो फिर जो है आप भी और वो अपनी आर्म को जो है कंफर्टेबल पकड़ सके। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि जैसे कि ब्लड ड्रॉ करने के बाद क्या होता है कि आपसे कहा जाता है स्पिरिट स्वैब या कॉटन स्वैब दी जाती है कि इसको अपने ही हाथ से जो है इसको प्रेस करके रखें।
तो उसमें फिर आप ये हो कि आप जो है अपने एक बाजू को दूसरे हाथ से पकड़ सकें जिसमें से ब्लड ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये आपकी ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। द नीडल एंड सिरिंज मस्ट बी स्टेराइल। आजकल इस मामले को ख़त्म कर दिया गया बिकॉज वी यूज़ disposable syringes or needles just to collect the blood or to transfuse the blood. Okay. Apply a soft rubber tourniquet. जो फिर हम प्रेशर बिल्ड करने के लिए टोर्निकेट अप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 इंचेस अबव द एल्बो, जहाँ से आप यानी कि इफ़ यू आर कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम क्यूबाइटल वेन देन यू विल अप्लाई टोर्निकेट जस्ट 3 इंचेस अबव द क्यूबाइटल वेन। ओके। तो लेकिन ये आपने टेस्ट ब्लड कलेक्शन से मिनिमम टाइम पहले, मतलब जितना कम टाइम आप देंगे टोर्निकेट को उतना ज़्यादा बेहतर है। क्लीन दी साइड, तो अब आपने टोर्निकेट बांधने के बाद साइड क्लीन करनी है। अपने आप को अपने हाथ तो पहले आप स्टेरिलाइज कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रिमूव द कैप फ्रॉम नीडल एंड होल्ड द सिरिंज इन सच अ वे दैट द लेवल ऑफ नीडल इज फेसिंग अपवर्ड, ठीक है। अब देखिए अगर आप इफ़ यू आर टेकिंग ब्लड विद सिरिंज, और अगर आप सिरिंज की नीडल को देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक खास किस्म का कट नज़र आता है, ठीक है। वो जो खास किस्म का कट नज़र आता है उसको हम कहते हैं बेवल। तो वो जो जो कट होगा वो आपके फेस की तरफ हो, समझ रहे हैं आप बात। यानी कि आपको कट नज़र आएगा। अगर आप सिरिंज की नीडल की टिप देखेंगे तो वो जो है राउंड नहीं होती, वो क्या होती है जिस तरह से कलम होती है, सॉरी मैं आपको ज़रा ईजी वे में समझाना चाह रहा हूँ, उस तरह से होती है। तो वो जो आपको वो जो बेवल साइड होगी वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और उसको आपने जो है फिर उसके बाद वेन के अंदर एंटर करना है। ब्रिंग द नीडल पैरेलल टू द वेन, आपने वेन सेलेक्ट कर ली, उसके पैरेलल रखी आपने, ठीक है, और स्किन को प्रेस किया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर आपने अराउंड हाफ सेंटीमीटर के फासले से नीडल को एंटर किया इन दी वेन। जो आपने जगह सेलेक्ट की थी उससे कोई हाफ सेंटीमीटर मतलब थोड़ा सा पीछे से नीडल को एंटर किया ताकि वो उस जगह वेन पर पहुंच जाए, ठीक है। अब आपकी जो है देन ब्लड विल स्टार्ट अपीयरिंग। अब फिर सिरिंज में ब्लड अपीयर हो जाएगा। जो है ना सिरिंज में एक जो स्टार्ट ऑफ दिस नीडल है वहाँ से ब्लड आएगा, और जो सॉरी एंड ऑफ नीडल है जहाँ से सिरिंज स्टार्ट हो रही है वहाँ पर ब्लड आ जाएगा, वो अपीयर होगा। फिर आपने वहाँ से क्या करना है, आपने पिस्टन को पीछे की तरफ केयरफुली खींचना है, ठीक है। कलेक्ट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड अमाउंट एंड रिमूव द टॉर्निकेट, ठीक है। आपने जो पहला काम करना है, आपने क्या करना है, हाँ एक चीज़ रहेगी जो नहीं मेंशन कि आपने जो फिस्ट है, जो मुट्ठी है उसको बंद रखना है। अंगूठे को जो थंब है उसको आप अंदर रखेंगे और इस तरह से फिस्ट बंद करेंगे ताकि वो प्रेशर बिल्ड हो। तो प्रेशर से क्या होगा, वेन आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया, ब्लड कलेक्ट करने के बाद आपने जब पिस्टन पीछे मूव किया था, आफ्टर अपीयरिंग द ब्लड इन सिरिंज, आपने उसको पिस्टन से सक कर लिया था, पीछे की तरफ आ गया। तो देन आपने क्या किया, आफ्टर कलेक्टिंग द ब्लड रिमूव किया टॉर्निकेट को। जब टॉर्निकेट रिमूव हो गया, आपने क्या किया, टॉर्निकेट रिमूव किया एंड पेशेंट से कहा जी आप अपनी मुट्ठी खोल लें, फिस्ट आपने ओपन करवा ली। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना, दोनों टॉर्निकेट, और फिर आपने जस्ट और ये टॉर्निकेट रिमूवल कब है, जब आपने पूरा एडिक्वेट ब्लड क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया है, लेकिन अभी सिरिंज बाहर नहीं निकाली, अभी आपने नीडल बाहर रिमूव नहीं की, लेकिन इससे ज़्यादा आप ब्लड कलेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपने टॉर्निकेट पहले रिमूव किया और फिस्ट ओपन की, फिर आपने जो पंक्चर्ड साइड थी उस साइड पर स्टेराइल बड रखी, स्टेराइल कॉटन रखी, स्पिरिट स्वैब आपने रखी, और फिर आपने उसको रखकर और सिरिंज केयरफुली आपने सीधी, जिस तरह आपने पैरेलल रखी थी वेन के, उसी पैरेलल जिस तरह आपने एंटर की थी उसी पैरेलल वे में आपने बाहर निकाल कर और पंक्चर साइड पर इमीडिएटली आपने कॉटन, स्टेराइल कॉटन और वो चीज़ अप्लाई कर दी, ठीक है। और आप उस वक्त तक ये स्टेराइल कॉटन या फिर वो जो अल्कोहल स्वैब है वो उस वक्त तक रखेंगे जब तक ब्लड जो है उस साइड पर स्टॉप नहीं हो जाता है। उसको प्रेस करके रखें और तो वो स्टॉप हो जाता है। रिमूव द नीडल फ्रॉम द सिरिंज। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, फिर आपने जो है कंटेनर, जो भी कंटेनर थे जिस भी सीक्वेंस में था, आपने उस सीक्वेंस में ब्लड ऐड किया। आपने फिर अगर किसी ट्यूब के अंदर, जैसे ब्लड कलेक्शन वायल में ब्रोथ है, यानी कि ब्लड कलेक्शन ट्यूब के अंदर जो एक लिक्विड था उसमें मिक्स करना था ब्लड को, तो जेंटली आपने ब्लड को साथ साथ मिक्स किया।
फिर अगर आपने एंटीकोगुलेटेड वाली में ऐड किया जिसमें एंटीकोगुलेंट था, तो फिर भी आपने उसमें मिक्स किया था ब्लड में, ठीक है? तो आपने मिक्स लाज़मी करना है। फिर आप जितनी जल्दी हो सके लेबॉरेटरी में एग्जामिनेशन के लिए भेज देना है। और आपने अगर जो है सैंपल को फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये बात याद रखिए। अगर आपने किसी भी सैंपल को फ्रीज़, बहुत कम जगहों पर रिकमेंडेड है फ्रीज़ ऑफ सैंपल। अगर आपने कोई और एनालिसिस नहीं करना तो फॉर डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट, फॉर लेबॉरेटरी टेस्टिंग आप सैंपल फ्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप लो टेम्परेचर पर उसको ज़रूर रख सकते हैं अगर ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर जो भी है स्टोरेज के वो सारे